भारतीय समाज में प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक आदिम समूहों वनवासियों का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में जनजातियों के वितरण की दृष्टि से भारतवर्ष में जनजातीय जनसंख्या किसी भी देश से अधिक है। आदिवासी, अरण्यक, आदिम जाति, जनजाति एवं वनवासी जैसे अनेक पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी के शब्द ट्राइब्स के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब हम भारतीय संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं तब इसके साथ एक और शब्द अनुसूचित का भी प्रयोग मिलता है। हमारे समाज की एक विशेषता को इंगित करता है और वह विशेषता है कि ये शब्द जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण को स्पष्ट करता है। किसी भी सूचीबद्ध जनजाति की श्रृंखला को अनुसूची कहा जाता है। ये सूचीबद्ध जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं। आज़ादी के पूर्व से ही आदिवासियों का महत्व हमारा समाज पहचान चुका था। जनजातियों के कई आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका प्रस्तुत की थी। ये आंदोलन उनकी सजगता को समय समय पर व्यक्त करते रहे। भारतीय जनजातियां आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संगठित हो रही थीं। तब महात्मा गांधी ने सबसे पहले इनके विकास के लिए मार्ग खोजने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के लिए इन्हें सूचीबद्ध किया गया, जिससे ये समस्त जनजातियां विकास की दौड़ में साथ चल सकें। एक आदिम जाति परिवारों का वह समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं, एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं या स्वयं को उस क्षेत्र से संबंधित मानते हैं। भारतीय मानवशास्त्री D.N. मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योगों के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। भारत बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुप्रजातीय एवं बहुलधर्मी देश है। अलग अलग भौगोलिक पर्यावरण एवं विकास के विभिन्न सोपानों से संबद्धता के कारण भारतीय जनजातियों में विभिन्नता दिखाई देती है। कुछ सामान्य लक्षण जो कि एक समय में सभी जनजातियों में पाए जाते थे, प्रोफेसर A.R. देसाई के अनुसार वे लक्षण हैं: वे सभ्य जगत से दूर पर्वतों तथा जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। वे निग्रिटोस, एस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट में से किसी एक प्रजातीय समूह से संबद्ध हैं। वे जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं। वे आदिम धर्म को मानते हैं। वे जनजातीय व्यवसायों को अपनाते हैं, जैसे शिकार, प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रह आदि। उनकी खाना बदोशी आते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति में कोई अंतर स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। वे जनजातियां अनुसूचित जनजातियां हैं जिन्हें भारतीय संविधान के आधार पर सन 1950 में सूचीबद्ध किया गया था। आज़ादी के बाद अनुसूचित जनजातियों के विकास की गतिशीलता के कारण अन्य जनजातियों से वे अलग नजर आने लगी। कुछ भेद दिखने लगा, जैसे जनजातियों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। जनजातियों की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति के समूहों के सदस्यों में आधुनिक मूल्य व्यवसाय का संचार हुआ और जीवन स्तर में सुधार हुआ। आरक्षण का ये बेहतर लाभ प्राप्त
कर रहे हैं। जनजातियों की अपेक्षा अनुसूची में शामिल जनजातियां आर्थिक दृष्टि से मजबूत एवं सामाजिक चेतना से ओतप्रोत हैं। जनजातियों की अपनी पहचान है, किंतु समय के साथ उनकी परंपराओं में थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है। जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। उनकी मूलभूत विशेषताओं का अभी भी उल्लेख किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार व्यवस्था की। परिवार वह संस्था है जो नई पीढ़ी को परंपराओं, संस्कृति, रहन सहन के तरीकों से परिचित करवाती है। संयुक्त परिवार हिंदू परिवार व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। अधिकांश जनजातियों में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। एक वंश के 3-4 पीढ़ियों के कुनबे एक घर में रहकर जीविकोपार्जन करते हैं। मुखिया दायित्वों का निर्वहन करता है। बच्चों की परवरिश एवं बीमारी की उचित देखभाल की जाती है। पारिवारिक सत्ता अथवा वंश के आधार पर जनजातीय परिवारों को 2 भागों में बांटा जाता है, मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक परिवार। मातृवंशिक समाजों में परिवार में सर्वोच्च स्थान स्त्री का होता है। इन परिवारों में बहुपतित्व प्रणाली का भी प्रचलन है। धार्मिक कार्यों में स्त्रियां पुरुषों से आगे रहती हैं। ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर रहने वाली खासी तथा गारो जनजाति, दक्षिण भारत की कादर, इरुला तथा पुलायन जनजातियां ऐसी ही हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में बच्चे पिता के कुल अथवा वंश का नाम ग्रहण करते हैं। खड़िया, भील, अंगामी, नागा ऐसी ही जनजातियां हैं। इसी तरह कुछ जनजातियां एक विवाही परिवार को मान्यता देती हैं। खासी, संथाल, कादर ऐसी ही जनजातियां हैं, जबकि नागा, गोंड, बैगा आदि जनजातियों में बहुपत्नी विवाही परिवार पाए जाते हैं। वहीं कुछ जनजातियों जैसे तियान, टोडा, कोटा में बहुपतित्व परिवार भी पाए जाते हैं। इन सभी मान्यताओं के पीछे व्यवसाय, भौगोलिक परिवेश आदि कारणों की भूमिका देखी जा सकती है। अगली विशेषता है स्वावलंबन। स्वावलंबन की भावना से ओतप्रोत होती हैं जनजातियां। वनों और वनस्पतियों की मित्रता के कारण वे दुर्लभ औषधियों के समृद्ध ज्ञान के ज्ञाता होते हैं। विभिन्न बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा वे स्वयं ही कर लेते हैं। एक और विशेषता है सहभागिता। दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना इनका सबसे बड़ा गुण माना जा सकता है। वनवासी अंचलों से जहां जनजाति समुदाय 4-5 कुनबे या बेड़े में बसे होते हैं, वहां वे हर कार्य मिलजुल कर संपादित करते हैं। कृषि कार्य, मकान निर्माण, शादी विवाह, जन्म मृत्यु में सहाव के अर्थ में एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है। दुख की घड़ी में भी न केवल परिवार बल्कि पूरा समुदाय शोक संतप्त देखा जा सकता है। प्यार और सेवा भाव जैसे मानवतावादी गुण इन जातियों की अमूल्य संपत्ति हैं। एक और विशेषता है नातेदारी एवं गोत्र। जनजातीय सामाजिक संरचना में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियां गोत्र के आधार पर संगठित होती हैं। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार बहुधा एक गोत्र कुछ वंशों का योग होता है, जिसकी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से संबद्ध होती है। यह पूर्वज मानवतुल्य कोई कल्पित तत्व, पशु, पेड़ पौधे एवं निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। गोत्र जनजातियों के एकपक्षीय सामाजिक संबंधों का प्रतिमान है। गोत्र सदैव बहिर्विवाही होता है, अर्थात
एक गोत्र के सदस्यों में विवाह नहीं होता। एक व्यक्ति दो गोत्रों का सदस्य भी नहीं हो सकता। एक गोत्र के सदस्य एक ही पूर्वज में विश्वास करते हैं तथा उसी से अपने वंश की उत्पत्ति समझते हैं। जनजातियों में नातेदारी का गाढ़ा संबंध होता है। विवाह द्वारा संबद्ध नातेदारी एवं समान रक्त के आधार पर बनी नातेदारी को निभाना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वैसे तो नातेदारी व्यवस्था का महत्व सभी समाजों में पाया जाता है, पर जनजातीय समाजों में इसका विशेष महत्व रहा है। इनमें अधिकार एवं कर्तव्य की भावना निहित रहती है। एक दूसरे की सहायता एवं हितों की रक्षा भी की जाती है। नातेदारी की भावना मानसिक संतोष प्रदान करती है। सभ्य समाजों में नातेदारी का महत्व जनजातीय समाज की अपेक्षा कम रह गया है। आधुनिक जीवन की गतिशीलता एवं वैकल्पिक साधनों की प्रचुरता के कारण नातेदारी पर निर्भरता कम हुई है, परंतु जनजातीय समाज में अभी भी इस व्यवस्था को पर्याप्त महत्व मिलता है। इसे व्यक्ति की द्वितीय रक्षा पंक्ति माना गया है। अगली विशेषता है नारी का सम्मान। कई जनजातियों में मातृसत्ता को प्रधान माना जाता है। माता की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं किया जाता। अन्य समुदायों में वर पक्ष के लोग ही वधू को मांगने जाते हैं। वधू पक्ष को वैवाहिक खर्च देने की भी व्यवस्था मिलती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य है। अलग अलग जनजातीय समूहों में स्त्रियों की स्थिति अलग अलग देखी जा सकती है। अगली विशेषता है लोक कला। यद्यपि जनजातियां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विकसित नहीं मानी जाती हों, किंतु कला में उनकी विशिष्टता अद्भुत रही है। जनजातीय समाज की लोक कलाओं को देश विदेश में बहुत सराहना मिली है। जनजातियों की मौखिक साहित्य में लोक कथाओं, नाटक, कहावतों, पहेलियों का भंडार मिलता है। जनजातीय समाज में संगीत तथा नृत्य का अत्यधिक महत्व रहा है। आदिवासियों में संगीत एवं कला को सजग बनाए रखने में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक पर्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भोटिया, गोंड, मुड़िया आदि जनजातियों के युवा गृहों में नृत्य आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। पशु नृत्य अंडमान की जनजातियों में, उड़ीसा की भुइयां जनजाति में तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में सुवा नृत्य प्रचलित है। इसी तरह शिकार करने की क्रिया को भी नृत्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धार्मिक नृत्य, कृषि नृत्य एवं विवाह नृत्य भी प्रचलित हैं। मूर्तिकला एवं चित्रकला के विभिन्न रूप भी जनजातीय समाजों में देखने मिलते हैं। जनजातियां अपने हस्तशिल्प से पारंपरिक रूप में दक्ष होते हैं। बांस का सामान, मिट्टी के पक्के बर्तन, धातु के खिलौने, सजावटी सामान और नारियल के उपकरण जनजाति वर्ग की हस्तशिल्प कला के नमूने हैं। कंजर, गोंड, भील, कोरकू आदि वनवासी जातियां अपने हस्तशिल्प में कुशल हैं। अब अगली विशेषता है जनजातीय युवा गृह। जनजातियों में अविवाहित युवकों एवं युवतियों के लिए अलग अलग अथवा मिश्रित निवास होते हैं, जिन्हें हम युवा गृह कह सकते हैं। भिन्न भिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। घोटुल ऐसा ही एक नाम है। यहाँ मनोरंजन के अतिरिक्त युवक एवं युवतियों को अनेक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल भारत ही नहीं, अपितु विश्व की अनेक जनजातियों में युवा गृहों का प्रचलन देखने मिलता है।
भारतवर्ष में ऐसे युवा गृह अनेक जनजातियों जैसे मुंडा, हो, उरांव तथा खड़िया में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड तथा भुइयां जनजाति, बस्तर की मुड़िया माड़िया जनजातियां, बिहार की बिरहोर जनजाति, उड़ीसा की ज्वांग भुइयां, खोड़, गदाबा, असम की अनेक नागा जनजातियां जैसे लहोट, अंगामी, सीमा, चाग में तथा उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति में भी युवा गृहों का प्रचलन है। असम की अनेक जनजातियों में युवा गृह का महत्व सुरक्षा गृह के रूप में है। ये सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। बस्तर जिले में घोटुल संस्था आज भी जनजातीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। गांव के सभी अविवाहित युवक युवतियां शाम के वक्त इनमें एकत्र होते हैं। मुखिया सरदार के नाम से जाना जाता है, अन्य अधिकारी कोतवार कहलाते हैं। नृत्य तथा गीतों से सायंकाल वातावरण गूंज उठता है। आमतौर पर विवाह के बाद लोग घोटुल जाना बंद कर देते हैं। घोटुल के युवक सदस्य को चेलिक एवं युवती सदस्य को मोटियारी कहा जाता है। बिहार की बिरहोर जनजाति के युवा गृह गिटियोरा नाम से जाने जाते हैं। 10 वर्ष की आयु के बाद इनमें प्रवेश दिया जाता है। पत्तों तथा टहनियों की 2 छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई जाती हैं, एक लड़कों के लिए तथा दूसरी लड़कियों के लिए। उड़ीसा की जनजातियों में घोटुल को दरबार के नाम से जाना जाता है। जीवन के समस्त महत्वपूर्ण अवसरों पर लोग दरबार में इकट्ठे होते हैं। सामूहिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में चर्चा होती है। लड़के लड़कियों को अनुशासन तथा आज्ञाकारिता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति की घोटुल प्रथा, रंगबंग इनके सामाजिक जीवन का मुख्य अंग है। घोटुल व्यवस्था का व्यापक अनुशीलन करने पर जो तत्व सामने आते हैं, उनके अनुसार हम कह सकते हैं युवा गृह एक प्रकार की शिक्षण संस्था है। यहाँ सामूहिक जीवन, स्नेह, सद्भाव, सहकार के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्तिगत कार्यों से अधिक सामाजिक कार्यों को महत्व दिया जाता है। सुदूर जनजातियां जहां मनोरंजन के आधुनिक साधनों का अभाव है, वहां ये युवा गृह मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। गांव के अतिथियों का निवास स्थान है। वहीं कई स्थानों में ये बड़े बूढ़ों की चौपाल भी बन जाते हैं। ये संस्थाएं आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करती हैं। विवाह, मृत्यु के अवसर पर, फसल काटने के वक्त ये लोग संगठित रूप से कार्य करते हैं। लड़के तथा लड़की को जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है। ऐसी स्वतंत्र सोच उच्च शिक्षित समाज में भी शायद ही दिखाई देती है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के मध्य गहरा संबंध है। किसी भी समाज या समूह की अर्थव्यवस्था उसके पर्यावरण पर निर्भर करती है। जनजातियों में उनके निवास के परिवेश पर आधारित अर्थव्यवस्था देखी जा सकती है। उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों के बारे में यदि हम बात करें तो भोटिया, थारू, लेपचा, नागा, कुकी, गारो, खासी, डाफला आदि जनजातियां इस क्षेत्र में आती हैं। इन्हें हम 2 उपभागों में बांट सकते हैं। हिमखंड, जहां कुछ क्षेत्रों में कुछ माह तथा कुछ क्षेत्रों में वर्ष भर
हिम जमी रहती है। भोटिया, थारू एवं सिक्किम के लेपचा जनजातियां ऐसी ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कुछ माह कृषि कार्य के अलावा पशुपालन एवं वनोपज इनके जीविकोपार्जन का साधन है। वन क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल में निवास करने वाली जनजातियों जैसे गारो, खासी, डाफला, नागा, कुकी आदि पूरी तरह जंगलों पर निर्भर हैं। कृषि, वनोपज एवं हस्तशिल्प भी जीवन यापन का जरिया है। मध्य क्षेत्र की जनजातियों के बारे में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात में निवास करने वाली उरांव, संथाल, मुंडा, गोंड, बैगा, कोरकू, भील आदि जनजातियां स्वतंत्रता के पूर्व तक वनोपज तथा स्थानांतरित खेती पर निर्भर थीं। आज़ादी के बाद औद्योगिकरण के कारण ये कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प के अतिरिक्त तकनीकी कार्यों में भी दक्ष हो रही हैं। पश्चिम क्षेत्र कटकरी, महादेव, कोली, भीलों के कुछ समूह इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान में पशुपालन, महाराष्ट्र के समुद्री तट में मछली पालन जीवन यापन के मुख्य आधार हैं। महाराष्ट्र में केला, संतरा, अंगूर की उपज भी इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। वहीं गुजरात में हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्था मिलती है। दक्षिण क्षेत्र अधिकांश जनजातियां समुद्री तट पर बसी हुई हैं। टोडा जनजाति पशुपालन, खासी जनजाति कृषि कार्य एवं दक्षिण भारत की बडागा, कोटा, इरुला, कादर मत्स्य पालन एवं नारियल की खेती पर निर्भर है। निकोबार की जारवा जनजाति आज भी आदिम अर्थव्यवस्था में रह रही है। जनजातीय जीवन में कुछ समस्याओं का कारण वे जनजातियां स्वयं हैं। कुछ समस्याएं भौगोलिक पर्यावरण के परिणाम स्वरूप जन्म लेती हैं। कुछ बाह्य समूहों के संपर्क के कारण पैदा हुई हैं। ऐसी कुछ समस्याओं का उल्लेख किया जा रहा है, जैसे अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण जनजातियां सामाजिक आर्थिक उन्नति करने में असमर्थ रही हैं। जनजातियों की अज्ञानता के कारण उनका शोषण किया जाता रहा है। प्रायः आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा का समुचित परिवेश नहीं मिल पाता है। डॉक्टर शारदा प्रसाद त्रिपाठी के शोध कार्य में पाताल कोट की त्रासदी प्रसंग इसी अशिक्षा के कारण उत्पन्न माना जा सकता है। पाताल कोट में निवास करने वाली भारिया गोंड जनजाति से व्यापारी किस तरह मिट्टी के मोल चिरौंजी खरीदते थे, यह उस जनजाति की अशिक्षा एवं बाहरी दुनिया के ज्ञान के अभाव के कारण ही संभव था। अगली समस्या है रुग्णता। भीषण गर्मी, ठंड, बारिश में खुले जंगलों में कार्य करने के लिए प्रायः सभी वनवासी जनजातियां विवश रहती हैं। जी तोड़ मेहनत, जंगली पशुओं से जूझना एवं प्रतिकूल मौसम उन्हें रोगों का शिकार बनाता है, पर उसका समुचित उपचार नहीं हो पाता। जादू टोना, अर्थाभाव इसके प्रमुख कारण हैं। एक और समस्या है ऋणग्रस्तता। जनजातीय समूह
परिस्थितिवश ऋण लेने के लिए यदि विवश होते हैं तो वे साहूकार के पास जाते हैं। ये साहूकार पीढ़ियों से इन समूहों के बीच रहते हैं। जनजातीय समूह इन पर विश्वास करते हैं। ऋण प्राप्त करने का इससे आसान साधन जनजातीय सदस्यों के पास नहीं होता, पर ऋण मुक्त हो पाना इनके लिए उतना ही कठिन हो जाता है। बैंक ऋण प्रदान कर रहे हैं, किंतु कई बार दलालों की भूमिका गलत हो जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों, इलाज, विवाह आदि के लिए लिया जाने वाला ऋण इनकी दरिद्रता को बढ़ावा देता है। बंधुआ मजदूरी। ऋण के कारण बंधुआ मजदूर बनने को ये विवश होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिपाटी चलती रहती है। साधन नहीं होने के कारण न तो खुद खेती कर पाते हैं, न ही मालिक का ऋण चुका पाते हैं। अगली समस्या है बेगारी। बिना मजदूरी दिए व्यक्ति से श्रम करवाना बेगारी है। ऋण की अदायगी नहीं होने के कारण साहूकार उनसे बेगार करवाते हैं। विस्थापन का संकट लोहे कोयले की खदानों के लिए या सिंचाई परियोजनाओं और बांध निर्माण के कारण डूब क्षेत्र की भूमि खाली करवाई जाती है। इन्हीं के कारण कई जनजाति समाजों को अपनी भूमि से हटना पड़ता है। विस्थापन के कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार टूटता है। एक और समस्या है देह व्यापार। छल, कपट एवं आडंबर से विहीन जनजातियों के सहज जीवन का दुरुपयोग शारीरिक शोषण द्वारा किया जाता रहा है। धन के लालच में युवतियों की खरीद फरोख्त भी तेजी से बढ़ी है। अगली समस्या है पलायन की। जीवन यापन की समस्या के कारण कुछ जनजातियां शहरों की ओर प्रस्थान कर मूल संस्कृति से विच्छिन्न हो रही हैं। इसी तरह एक और समस्या है धर्मांतरण की। जनजातियों की सादगी एवं सरल व्यवहार का लाभ उठाकर बाहरी धर्मावलंबियों ने कई बार उनका फायदा उठाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, धन के नाम पर धर्म बदलवाने का कुचक्र लंबे समय से चल रहा है। इससे जनजातियों की धर्म एवं संस्कृति नष्ट हो रही है। आंदोलनों का शिकार। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनेक राजनीतिक दलों ने आदिवासी समाज को आंदोलनों एवं हिंसा की भेंट दी है। असम का बोडो, बस्तर का नक्सलवाद एवं झारखंड का मुक्ति आंदोलन ऐसी ही देने हैं। लाभ विशेष वर्ग लेता है, अभिशाप समूचा आदिवासी वर्ग उठाता है।